हेलो स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने बात की थी अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं और इसके साथ में हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। वो रिएक्शंस जिनमें जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो जो रेट होगी वो भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगी। या जो भी आप चेंजेस करते हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, वही चेंजेस आपको रेट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ओके, सो देखिए, हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए भी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ के लिए इक्वेशंस को डेराइव करेंगे, जो आगे चलकर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम डेराइव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके, सो इस रिएक्शन में जब टाइम ज़ीरो था, मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस टाइम पे प्रोडक्ट का अमाउंट भी ज़ीरो था, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं था। और जो रिएक्टेंट है उसके अमाउंट को हम अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल ए। और किसी टाइम टी पे जब प्रोडक्ट का एक्स अमाउंट बन चुका है तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? ए माइनस एक्स। ओके, अब रेट क्या होती है? रेट होती है dx बाई डी टी। डी एक्स क्यों हम यहाँ पे ले रहे हैं? ताकि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव रहे, प्लस में रहे। तो हम यहाँ पे रेट मान लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। और फर्स्ट ऑर्डर में ये रेट किसके इक्वल होगी? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पावर आएगी यहाँ पे 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए, रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो है स्मॉल ए, और एट एनी टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है ए माइनस एक्स। तो इन दोनों में से बताइए कौन सी वाली कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरिएबल है? जो ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन है ये टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन लिखेंगे तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे, हम इसकी एट एनी टाइम जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके, सो देखिए, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की जगह इसका वैल्यू रख देते हैं। तो ये रिएक्शन जो इक्वेशन है ये बनेगी dx बाई डी टी इक्वस टू के ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये जो इक्वेशन है ये क्या कहलाती है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, सो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में इस इक्वेशन के इंटीग्रेशन से हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डेराइव करेंगे। ओके, सो देखिए, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें मिली dx बाई डी टी इक्वस टू के ए माइनस एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स को जब हम एक तरफ रखेंगे तो ये बनेगा dx बाई ए माइनस एक्स इक्वस टू के डी टी। ठीक है, और इस इक्वेशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन,
क्या रिजल्ट हमें मिलेगा? देखिए जो dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस ln a माइनस एक्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं वो इसको याद रख लेंगे कि जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट dx अपॉन a माइनस एक्स का आता है वो आता है माइनस ln a माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा के टी प्लस सी। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब कल जब हमने डिराइव किया था वहाँ भी हमें के टी प्लस सी मिला था और सी का वैल्यू हमने फाइंड किया था 0। मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सेम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे कि जब t इक्वस टू 0 था उस टाइम पे x भी क्या था, 0 था। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे t और x की तो c का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ रखते हो तो c का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, c इक्वस टू माइनस ln a, ये वैल्यू आपको मिल रहा है c का। तो c के वैल्यू को हम जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस ln a माइनस एक्स इक्वस टू के टी माइनस ln a। ओके, अब हम इस इक्वेशन में के टी को एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ हम कर देंगे, तो हमको मिलेगा ये फॉर्म के टी इक्वस टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। तो साइन कैसे चेंजेस होंगे आप जान गए। जब आप इस माइनस ln a को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो इसको हम लिख रहे हैं प्लस ln a और माइनस ln a माइनस एक्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक के डेरिवेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिली है के टी इक्वस टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स, तो ये ln a माइनस ln b टाइप का फॉर्मेट बन रहा है और ln a माइनस ln b को हम ln a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं के टी इक्वस टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, और ln को जब आप नेचुरल लॉग में या लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फाइनल इक्वेशन हमें मिली के टी इक्वस टू 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो है ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डेराइव हो चुकी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम हाफ लाइफ के लिए भी इक्वेशन को डेराइव करेंगे। उससे पहले हम कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। देखिए हमने इक्वेशन लिखी थी के टी इक्वस टू ln a माइनस ln a माइनस एक्स। ओके, सो आपको ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और ln a माइनस एक्स के बीच में, क्योंकि ln a जो है ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो देखिए कैसा कर्व हमें मिलेगा। टाइम को आपने लिया है x एक्सिस पे, ln a माइनस एक्स को आपने लिया है y एक्सिस पे। ओके, ये आपका जो है वो स्लोप का वैल्यू होगा, और जब आप ln a को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा इंटरसेप्ट c। ठीक है, तो y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कर्व हमें मिलेगा
जो कि ऐसा होता है। देखिए नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन, स्लोप का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -k, और जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का वैल्यू यहाँ पे है ln a। ठीक है, तो ये कर्व हमने प्लॉट किया बिटवीन ln a - x और टाइम के बीच में। अब एक कर्व हम प्लॉट करते हैं log a/a - x और टाइम के बीच में। तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन का दूसरा वाला फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ये वाला, kt = 2.303 log a/a - x। ठीक है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और log a/a - x के बीच में। ठीक है, तो log a/a - x जो है वो हमारा y एक्सिस पे है, टाइम जो है वो x एक्सिस पे है। तो y = mx टाइप का कर्व हमें मिलेगा। 2.303 को भी आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो y = mx टाइप कर्व कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का वैल्यू यहाँ पे क्या है? स्लोप का वैल्यू है k/2.303। ओके, सो ये जो कर्व है ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों कर्व्स को भी आप प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ हमको डेराइव करनी पड़ेगी इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, kt = 2.303 log a/a - x। तो हाफ लाइफ क्या होती है? व्हेन t = t½ उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आधा बन जाता है। तो ये वैल्यूज हम जब रख देंगे तो ये बनेगा k t½ = 2.303 log a/a - x का वैल्यू क्या रखेंगे? a/2। तो ये जो a - a/2 है इसका रिजल्ट आएगा a/2, a/a/2। तो ये a से a कैंसिल, और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा log 2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा log 2। ओके, सो a/a/2 से a कैंसिल हो जाएगा और ऊपर 2 बचेगा, और इधर मैं रखता हूँ t½ = 2.303 k × log 2। और log 2 का वैल्यू क्या होता है? log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी t½ = 2.303 × 0.3010 डिवाइडेड बाई k। तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी t½ = 0.693 डिवाइडेड बाई k। ओके, तो ये हाफ लाइफ के लिए इक्वेशन है। अब देखिए हाफ लाइफ की इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मेंशन नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। याद कीजिए कल की क्लास में मैंने आपको कहा था कि ज़ीरो ऑर्डर की रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होती है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, ज़ीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी dx/dt = k, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या थी? dx/dt = k - x। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर के लिए थी kt = x, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए थी kt = 2.303 log a/a
ए माइनस एक्स। हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर के लिए थी टी हाफ इक्वस टू ए बाई 2k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ थी टी हाफ इक्वस टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो ये 6 इक्वेशंस हैं, इनको आप टेबल बना के नोट कर लेंगे और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन वो एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि यूरेनियम इज बीइंग डिसइंटीग्रेटेड, सो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपको कैलकुलेशंस में फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस है उनको यूज़ करना है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस को यूज़ करना है। इसके साथ में जो N2O5 का डीकम्पोजिशन है ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर आपको मिलता है किसी भी क्वेश्चन में अगर N2O5 के डीकम्पोजिशन का वो मेंशन किया है, तो अगर अगला ये बताए ना आपको कि कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से N2O का भी जो डीकम्पोजिशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। अब देखिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 90% इन 6 मिनट्स, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। तो देखिए कल भी मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको k का वैल्यू फाइंड करना होता है, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए k का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से kt इक्वल्स टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, गिवन आपको क्या है कि रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रही है 6 मिनट्स में, यानी t का वैल्यू आपका हो गया 6 मिनट, और 90% कंप्लीट अगर हो रही है तो अगर आपने a को 100 अज्यूम किया है तो 90% कंप्लीट होने के बाद x कितना बन जाएगा, 90। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, k इंटू 6 मिनट इक्वल्स टू 2.303 log 100 बाई 100 माइनस 90, यानी ये बचा 10। तो 10 से 100 कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो ये k का वैल्यू आपको मिल गया 2.303 डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब इस k के वैल्यू को यूज़ करके हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे। तो देखिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो आप हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, हाउ मच टाइम रिएक्शन विल टेक फॉर 90% कंप्लीशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी का ये रिवर्स क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है। आपको हाफ लाइफ गिवन है और ये पूछ लिया गया है कि 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। तो यहाँ से आप k का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपको गिवन है कितना है, 10 मिनट्स। उसके बाद में आपसे पूछा है 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, तो k आपको पता चल गया, t आपको फाइंड करना है। तो kt इक्वल्स टू 2.303 log a को 100 मानेंगे और 90% कंप्लीशन के बाद x कितना बन जाएगा, 90। तो log 100 बाई 10, अगेन log 1 log 10 का वैल्यू 1 आएगा, और यहाँ से आप t जो है वो कैलकुलेट इजीली कर पाएंगे।
तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कीजिए। एक और क्वेश्चन आप देखिए, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 20% इन 10 मिनट्स। तो आपको टाइम गिवन है, के का वैल्यू फाइंड करना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यूज़ में लेके, और फिर क्या पूछा है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर 75% कंप्लीशन। देन उस के वैल्यू को पुट करके नई इंटीग्रेटेड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको टाइम गिवन होगा एक कंडीशन के लिए और दूसरी कंडीशन के लिए आपको टाइम पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको हाफ लाइफ पूछी जा सकती है, या हाफ लाइफ दे के कोई और कन्वर्जन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ की इक्वेशंस को काम में लेते हुए। अब देखिए शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को हम देखते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज फिनिश हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस से इस बार के लिए हटा दिए गए हैं, जैसे कि आर्हीनियस इक्वेशन था, कॉलिजन थ्योरी था, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। देखिए शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट है तो उस रिएक्शन की रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो जाती है, मतलब उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड अब ये रेट नहीं करेगी। किस पे? जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज पे रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करती है। और ऐसा कब होगा? जब कोई एक रिएक्टेंट सॉल्वेंट भी हो, और सॉल्वेंट जनरली वाटर हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है। तो देखिए जितने भी हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शंस हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में आप वाटर एज अ रिएक्टेंट भी काम करता है और एज अ सॉल्वेंट भी काम करता है। इसका मतलब वहाँ पे वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, एक्सेस में रहता है। तो वाटर जो है वो आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट करते हुए भी उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। और अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम उसको बोल देंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए सपोज आपके पास एसिटिक एस्टर है, इसको जब आप हाइड्रोलाइज करवाएंगे, अब यहाँ पे वाटर जो है वो सॉल्वेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल, और इस रिएक्शन की जो रेट है, रेट लॉ में वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पे, और H2O भी जो है वो RDS में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसको भी रेट लॉ के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो रेट है वो H2O के रेस्पेक्ट में ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगी, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ज़ीरोथ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एसिटिक एस्टर के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो देखिए रेट लॉ में मोर देन वन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर भी ऑर्डर कितना आ रहा है अपना यहाँ पे? 1। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना, ओके। सो इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। 5th चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हैं इनको अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो आप पासिंग मार्क्स इजीली सिक्योर करने में कैपेबल हो, ओके। तो इन स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए,
और ये आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।